प्रिय बच्चों, मैं आज आपको आर्थिक मंदी का प्रसार विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका द्वारा ऋण बंद करने की घोषणा के साथ ही यूरोपीय समृद्धि का स्रोत जो था एक तरह से सूख गया तथा पुनर्निर्माण की गति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई। तो यहीं से इसके प्रसार की कहानी की शुरुआत हम कर सकते हैं। यूरोपीय देशों को दोहरे संकट का सामना करना पड़ा इस महामंदी के कारण। एक तरफ तो अमेरिका ने अपना ऋण बंद हो गया और दूसरी तरफ वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ जाने के कारण व्यापार भी कम हो गया। इसके अलावा वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ जाने से व्यापार कम हुआ और साथ ही क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋणों का भुगतान स्वर्ण के रूप में करना पड़ रहा था। स्वर्ण की कमी को देखते हुए उनकी मुद्राओं का भाव भी गिरने लगा, जिससे परिस्थिति थी और भी भयानक हो गई। 1930 में अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक करने की दृष्टि से भारी मात्रा में आयात कर लगा दिया। इसका परिणाम क्या निकला कि यूरोपीय देशों का विदेशी व्यापार और भी कम हो गया। परिणाम यह निकला कि यूरोपीय राज्यों की अर्थव्यवस्था इस कारण से अस्त व्यस्त हो गई। पूंजी और मुद्रा की कमी से कल कारखाने बंद होने की कगार की स्थिति में पहुंच गए। लाखों मजदूर इसका परिणाम स्वरूप बेरोजगार हो गए। अधिकांश राज्यों के बजट एक तरह से असंतुलित हो गए। यद्यपि मंदी के प्रथम जो लक्षण थे जर्मनी से हमें दिखाई देने लगे, परंतु आर्थिक मंदी का पहला शिकार हुआ ऑस्ट्रिया। 11 मई 1931 को लोगों को पता चला कि ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक क्रेडिट आंस्टाल्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। इसका परिणाम ये निकला कि संपूर्ण मध्य यूरोपीय राज्यों की शाख हिल गई और लोग ये मानने लगे कि इन राज्यों से अब ऋण की वापसी की आशा करना दिन में तारे देखने जैसा दिखाई हुआ। इससे जर्मनी विशेष रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि ऋण की वापसी की क्योंकि वहाँ बैंक कारोबार पहले ही नाजुक स्थिति के दौर से गुजर रहा था। ऑस्ट्रिया की सरकार ने लोगों को सांत्वना देने के लिए एक आदेश भी जारी किया और कहा कि विदेशी दायित्वों का उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर लेती है। परंतु आर्थिक महामंदी इतना व्यापक और भयंकर थी कि सरकार के आश्वासन के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जर्मनी में तो लोगों में इतना अधिक भय व्याप्त हो गया इस आर्थिक मंदी के कारण कि 3 सप्ताहों में विदेशी पूंजीपतियों ने जर्मन राइख बैंक से 5 करोड़ पाउंड मूल्य का अपना जमा हुआ सोना भी वापस कर लिया। विदेशी पूंजीपतियों की गतिविधियों का प्रभाव जर्मन साहूकारों पर भी पड़े बिना नहीं रहा और अपने देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था डासमाइट टाइलर तथा नेशनल बैंक से किसी न किसी बहाने भारी मात्रा में अपना धन निकालना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बिगड़ती हुई स्थिति को देख करके बैंक को ही अब बंद कर देना पड़ा। इसके बाद सुरक्षात्मक कदम के रूप में सरकार ने राइख बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी। बैंकों का कारोबार बंद होते ही आर्थिक मंदी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लोगों के असंतोष की सीमा नहीं रही
मध्यम वर्ग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बैंकों के फेल हो जाने का प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़े बिना नहीं रहा और वहाँ के लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना धन निकालने लगे, क्योंकि लोगों को अब बैंकों में विश्वास ही नहीं रहा। जुलाई 1931 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति डावाडोल होने लगी। तब अगस्त मास में अमेरिका एवं फ्रांसीसी बैंक से 5 करोड़ पाउंड ऋण लेकर के अपनी साख को बनाए रखा। फिर भी लोगों को अविश्वास उनके मन में बना रहा और निरंतर अपना धन बैंक ऑफ मैकडोनाल्ड इंग्लैंड और अपना धन बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालते ही रहे। इस आर्थिक महामंदी का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने त्यागपत्र देकर के विरोधी दलों को अपने साथ लेकर एक राष्ट्रीय सरकार का गठन भी कर डाला, परंतु लोगों को अविश्वास दूर नहीं हुआ और केवल 18 सितंबर 1931 के दिन 1,80,000 पाउंड की धनराशि बैंक से वापस चली गई। बेहोश होकर के ब्रिटिश सरकार ने स्वर्णमान का परित्याग करने की घोषणा कर दी, जिससे पाउंड की विनिमय दर 1/4 कम हो गई। इससे इंग्लैंड को तो लाभ हुआ ही, परंतु अन्य यूरोपीय राज्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। वहाँ कीमतों में पहले ही गिरावट चल रही थी, अब और अधिक गिरावट आई। यूरोप के अधिकांश स्टॉक एक्सचेंज बंद कर देने पड़े और कई देशों ने स्वर्णमान को त्याग दिया। अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि कुछ देशों ने ही अपने स्वर्णमान को बनाए रखा। अब इस व्यापक मंदी से निपटने के भी यद्यपि प्रयास हुए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को हल करने की दिशा में प्रथम जो कदम उठा वो फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियान ने उठाया। 1930 में उसने एक यूरोपीय मंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रसंघ ने उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया, जिसकी पहली बैठक जनवरी 1931 में हुई। समिति ने व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर विचार किया, पर उससे इस काम में सफलता नहीं मिली। ऑस्ट्रिया ने भी क्षेत्रीय समझौतों का प्रस्ताव रखा। कुछ देशों ने इस संबंध में प्रयास भी किए, परंतु उनका कोई खास हल नहीं निकला और कोई परिणाम भी नहीं निकला। मार्च 1931 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सीमा शुल्क संघ बनाने के लिए समझौता कर लिया। फ्रांस, इटली आदि के विरोध के कारण संघ की योजना क्रियान्वित न हो पाई। ऐसा करना वर्साई संधि के प्रतिकूल था, इसलिए विरोध इसका किया गया। अंत में राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में भी एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया और यह सम्मेलन 1933 में बुलाया गया, जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ऋणों से संबंधित सम्मेलन में मुख्य समस्याओं पर विचार किया। पहली थी क्षतिपूर्ति की और दूसरी युद्ध ऋणों से संबंधित थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से ली जाने वाली क्षतिपूर्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निर्णय लिया। बदले में जर्मनी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए 3 अरब मार्क देने को भी इसमें अपनी सहमति जताई। इसके अलावा यह शर्त भी लगा दी गई कि यदि अमेरिका युद्ध ऋणों में इसी अनुपात में कटौती नहीं करेगा तो यह समझौता स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। अमेरिका ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, अतः लौसान जो सम्मेलन का निर्णय भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। इसी सम्मेलन में राष्ट्रसंघ में एक
विश्व सम्मेलन बुलाने राष्ट्रसंघ से एक विश्व सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया और जिसमें मौजूदा आर्थिक संकट से मुक्त होने के उपायों पर भी विचार हुआ। लौसान सम्मेलन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए राष्ट्रसंघ ने जून 1933 में एक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें 64 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वप्रथम मुद्रा में स्थिरता लाने के संबंध में विचार किया गया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में विभिन्न बाधाओं, विशेषकर सीमा शुल्क में कमी करने पर भी विचार किया। जो देश फ्रांस, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड आदि ने स्वर्णमान को अपनाए हुए थे, इस बात पर अड़गे कि आयात करों को कम करने के विषय में समझौता करने के लिए मुद्रा में स्थिरता लाई जाए। परंतु इस समय तक अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था भी छिन्न भिन्न एक तरह से हो चुकी थी और बेरोजगारों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। अतः राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 दिन के लिए अमेरिका के सभी बैंक बंद कर दिए। अप्रैल 1933 में अमेरिका ने डॉलर का सोने के से संबंध विच्छेद कर दिया। इसलिए लंदन सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की कि वाशिंगटन सरकार की राय में अभी मुद्रा स्थिरता लाने का प्रयास करने का समय नहीं आया है। अमेरिका की इस घोषणा ने वास्तव में सम्मेलन को विफल बना दिया। यद्यपि सम्मेलन 27 जुलाई तक चलता रहा। इस प्रकार यह सम्मेलन भी एक तरह से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को कम करने के में सफल नहीं हुआ। परंतु इस समय तक आर्थिक मंदी की उग्रता एक तरह से कम हो चुकी थी। कई देशों ने मुद्रा प्रसार की दृष्टि से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। कुछ राज्यों ने युद्ध सामग्री का उत्पादन बढ़ा करके बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी किया। अब गोदामों में भरा माल भी बिक चुका था। उद्योग धंधे फिर से पटरी पर लौटे आए थे। इन सब के मिले जुले परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आर्थिक संकट अपने आप ही कम होता गया। अब हम नेक्स्ट उसमें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणाम पर सूचना करेंगे। धन्यवाद।